बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। सोल ट्रेडर का टॉपिक चल रहा था और आज की क्लास के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। इसके अंदर बोलता है कि यार एक बिग है और एक सोल ट्रेडर है। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर बुक्स ऑन 28 ऑफ फरवरी 2017। यानी कि इनकी क्लोजिंग डेट दे दी है आपको 28 फरवरी की। तो ओपनिंग डेट क्या होगी सर? ओपनिंग डेट बनेगी 1 मार्च 2016 और क्लोजिंग डेट बनेगी 28 ऑफ फरवरी, 28 फरवरी 2017। क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब सेल्स है। फिर उसके बाद आपको कुछ परचेजेस दी हुई हैं, फिर रिटर्न इनवर्ड्स दिया हुआ है और फिर रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। कुछ एडमिन के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको, कुछ इंश्योरेंस दी हुई है आपको, कुछ रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है, ये आपकी इनकम है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी है जो आपने इतनी पे कर दी, कुछ स्टाफ की सैलरीज हैं जो आपने इतनी पे कर दी, कुछ एडवर्टाइजिंग है जो इतना पे कर दिया और कुछ जनरल एक्सपेंसेस हैं जो इतने पे कर दिए। उसके बाद एग्जामिनर आपको बोलता है कि आपके पास कुछ नॉन करंट एसेट थे, तो आपके पास लैंड बिल्डिंग या बिल्डिंग की जो कॉस्ट है, लीज होल्ड बिल्डिंग, उसकी कॉस्ट 90,000 है। शॉप फिक्चर्स जो है आपके उनकी कॉस्ट 24,000 है और कंप्यूटर जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 60,000 है। उसके बाद आपको प्रोविजंस दिए हुए हैं। प्रोविजंस के बारे में मैं आपको हमेशा बता चुका हूं कि ये ओपनिंग प्रोविजन होते हैं। तो 1 मार्च 2016 के ये प्रोविजंस गिवन है। तो जब साल शुरू हुआ था तो अब तक ये डेप्रिशिएट हो चुका था। लीज होल्ड बिल्डिंग आपकी 13,500 की, शॉप फिक्चर्स आपके डेप्रिशिएट हो चुके थे 14,000 के और कंप्यूटर इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो चुका था 42,000 का। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं जरा। तो आगे बोलता है डिस्पोजल अकाउंट। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो डिस्पोजल अकाउंट लिखा हुआ है और डिस्पोजल अकाउंट के आगे लिखा हुआ है डेबिट। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा हो ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड के ऊपर इनकम्स आती हैं। तो ये डिस्पोजल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? यह आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस ऑन डिस्पोजल है। ठीक है, तो मैं लॉस, अगर यही लिखा हुआ होता क्रेडिट तो फिर ये गेन ऑन डिस्पोजल इनकम बन जाती। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपको बोलता है कि आपने एक 8% का बैंक लोन लिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपने 2017 में जाके पे करना है। अभी तो ये 2000 दिसंबर 17 में पे करना है, अभी तो आपने नहीं पे करना है इसको। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे वो बोलता है इन्वेंट्री, आपकी ओपनिंग, जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो आपको दी हुई है 1 मार्च की 24050 की। फिर आपको बैंक का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट, इसका मतलब बैंक आपका एक करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, आपका करंट एसेट है। ट्रेड पेबल दिया हुआ है, आपकी करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डॉफर डेट दिया हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, प्रोविजन जो भी दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस में वो ओपनिंग दिया जाता है। और उसके बाद फिर आपको कुछ कैपिटल दिया हुआ है और उसके बाद फिर आपको कुछ ड्राइंग्स दी हुई हैं। ये सारी चीजें एग्जामिनर ने आपको प्रोवाइड करी। एंड देन आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे। याद रखिएगा, जितनी भी चीजें मैंने येलो से मार्क करी हैं वो सारी रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट है। दोज थिंग विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट, वेयर एज जो ब्लू से मैंने मार्क करी हैं वो सारी की सारी चीजें कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट में, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में या तो इनकम्स जाते हैं या एक्सपेंसेस जाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज, कैपिटल और आपके क्या कहते हैं, एसेट्स जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको क्लासिफाई कर लिया। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट अगर आप देखें तो वो बोलता है, अब यहां पे देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन देखिए क्या बोलता है। बोलता है नंबर 1, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 20,700। तो अब ये इन्वेंट्री दो जगह जाएगी, एक आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर और एक आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी करंट एसेट्स के अंदर। क्लियर हो गई बात? ये आप लोग अब तक करते आए हो तब आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आती है। फिर बोलता है स्टाफ सैलरीज इंक्लूड 8,000 पेड टू बिग। अब यहां पे उसने क्या बोला? बोलता है कि स्टाफ को आपने कुछ सैलरीज पे करी थी। ठीक है, और स्टाफ को जो आपने सैलरीज पे करी थी ना वो 8,000 की करी थी और सॉरी, स्टाफ की जो सैलरीज है उसमें 8,000 इंक्लूडेड है जो कि बिग को पे किया गया था। इसका मतलब ये तो बिग की ड्राइंग्स है, ये तो बिग घर पे लेके गया है पैसे। ठीक है, तो ये तो इसकी ड्राइंग्स हैं। तो अब तुमने इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है? देखो, क्या ये 8,000 सैलरीज स्टाफ सैलरीज में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या करोगे? तुम यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके देखोगे स्टाफ सैलरीज कितनी है। यहाँ पे स्टाफ सैलरीज आपको गिवन है 59,700 की। इसमें से आप क्या करेंगे? इसमें से आप माइनस कर देंगे 8,000। क्यों माइनस कर देंगे सर? क्योंकि ये 8,000 रिलेटेड टू स्टाफ सैलरीज नहीं है बल्कि ये रिलेटेड टू ड्राइंग्स हैं। तो इधर लाके उस 8,000 को ऐड कर देंगे। बात समझ आई? यहां से निकालेंगे और यहां लाके ऐड कर देंगे, एडजस्ट हो गई चीज। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए जरा। अगली चीज क्या बोलता है? बोलता है जो आपका रेंट रिसीवेबल है 3,000 वॉज ओइंग। इसका मतलब रेंट तुम्हारा अभी ओइंग है, ये पैसा तुमने अभी रिसीव करना है। तो ये 3,000 का जो ओइंग है, ये पहली बात तो तुम्हारा बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुमने पैसा रिसीव करना है। और दूसरी बात, ये 3,000 का तुम रेंट रिसीवेबल के साथ क्या ट्रीटमेंट करोगे? अब यहां पे तुम देखो, यहां पे लिखा हुआ है रेंट रिसीवेबल, आपको नजर आएगा कहीं? मुझे दिखा तो था पढ़ते हुए सवाल को। किधर गया किधर गया किधर गया?
रेंट रिसीवेबल ये रहा, ठीक है, ये देखो ये रहा रेंट रिसीवेबल, ठीक है, 15,000 का। इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर जो तुम्हारा अक्रूड का अमाउंट है वो ऐड कर लेना। तो अक्रूड कितना था, 3,000 था, ओके। तो 3,000 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। डन हो गई बात। अच्छा जी, अब आगे आ जाए जरा। अगली एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, बोलता है जर्नल एक्सपेंसेस जो है ना वो 5,000 रुपए के ओइंग है। तो अब ये एक्सपेंस ओइंग है, तो इसका मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूं कि 5,000 रुपए की मेरी एक करंट लायबिलिटी है, कि मेरा ये एक्सपेंस है जो मैंने अभी तक पे नहीं किया, तो ये अदर पेबल्स के अंदर चला जाएगा। और इनकम स्टेटमेंट में क्या करूंगा, ये एक्सपेंस है 5,000 रुपए का जो मैंने पे नहीं किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस तो हुआ, तो मैं जर्नल एक्सपेंस में 5,000 जाके ऐड कर दूंगा। तो ऊपर आऊंगा और मैं देखूंगा मेरे जर्नल एक्सपेंसेस कहाँ हैं, ये रहे, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, 5,000 को ऐड कर दूंगा, 5,000 ऐड हो जाएगा। अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अगली एडजस्टमेंट क्या, अगली एडजस्टमेंट के अंदर वो बोलता है आपको कि यार नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड ऑन बैंक लोन। तो भाई बोलता है जो तुम्हारा बैंक लोन है ना उसके ऊपर तुमने कोई इंटरेस्ट वगैरह अभी तक पे नहीं किया। अब याद रखिएगा कि किसी सवाल के अंदर ये लाइन बोलता है और किसी सवाल में इस लाइन को लेके खामोश रहता है, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर आपने ट्रीटमेंट करनी होती है। अच्छा, अब ये जो तुम ट्रीटमेंट करोगे, ये ट्रीटमेंट कैसे होगी बैंक लोन की, ये ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगी कि पहले तुम आके देखो तुम्हारा बैंक लोन है कितना। तुम्हारा बैंक लोन है 60,000 का, ठीक है। अब 60,000 पे तुम कितना परसेंट पे करते हो, सर हम इसके ऊपर 8% पे करते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करो, 60,000 का 8% कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 60,000 का लोन है, उस पर इंटरेस्ट देते हैं 8% का, तो इंटरेस्ट बनता है 4,800 का। तो ये 4,800 तुम्हारा इस साल का एक्सपेंस है, ये कहां जाना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। लेकिन तो मुझे बताओ क्या तुमने कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी तक पे किया है, सर ट्रायल बैलेंस में और कहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 4,800 जो है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा 4,800 तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ तुम्हारी एक करंट लायबिलिटी भी बन जाएगा। ये तुम अपनी बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज में 4,800 भी मेंशन करोगे। क्यों, क्योंकि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल का है, तो एक्सपेंस है तो रिकॉर्ड करोगे, और ये एक्सपेंस है लेकिन तुमने पे नहीं किया अभी तक, तो तुम्हारे ऊपर ये लायबिलिटी बन गई है, तो ये एक लायबिलिटीज के अंदर भी जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाए। अगली एडजस्टमेंट क्या बोलता है, बोलता है ड्यूरिंग द ईयर अ न्यू शॉप फिक्चर्स कॉस्टिंग 8,000 वर परचेज, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स। बोलता है कि आपने क्या करे, आपने कुछ नए फिक्चर्स खरीदे थे। अब जो आपने नए फिक्चर्स खरीदे हैं शॉप फिक्चर्स, वो आपने चेक के थ्रू खरीदे, तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, फिक्चर्स डेबिट होने चाहिए थे 8,000 से, और ये आपने पैसा चेक देके पेमेंट करी है आपने, तो आपका बैंक क्रेडिट होना चाहिए था। अब मसला ये है कि आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो फिक्चर्स को बढ़ा दें और बैंक को कम कर दें। तो ऊपर आए, आप ऊपर आके देखें फिक्चर्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है, ये दी हुई है, इसके अंदर क्या करें, 8,000 ऐड कर दें। तो मेरे ख्याल से 32,000 बन जाएगा, हाँ 32,000 बन जाएगा। और बैंक जो आपके पास है उसमें से आप 8,000 माइनस कर दें। इसमें से क्या कर दोगे, 8,000 माइनस, क्योंकि ये 8,000 तुमने अभी तक अपने पास से माइनस नहीं करा हुआ था, तो यहाँ से 8,000 माइनस कर दोगे। अच्छा जी, ये जरा माइनस कर देते हैं, तो आंसर निकाल लेते हैं, 20,500 माइनस 8,000, एहतियातन कर लें 12,500 ही आंसर आ रहा है। तो बैंक अब तुम्हारा हो जाएगा 12,500 का, जो कि तुम अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे। आगे आ जाओ। आगे बोलता है नंबर 7, depreciation is to be charged on all non-current assets owned at the end of each year। ठीक है जी। अब वो बोलता है बिल्डिंग आर held on lease for 20 years and appropriate amount is charged on depreciation of leasehold। अब यहाँ पे उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई जो आपकी बिल्डिंग है उसकी 20 साल की लीज है, और आपने उसको डेप्रिशिएट करना है, ठीक है, एक एप्रोप्रिएट अमाउंट के साथ। अभी आप किस तरीके से करेंगे, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। पता है जब भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट देना इस टाइप की, दैट एन एप्रोप्रिएट अमाउंट इज चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम्हें 20 ईयर्स दिया हुआ है ना, ये 20 ईयर्स तुम्हारे एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है, तो तुम एसएलएम यूज करोगे। अब तुम ऊपर आके देखो, तो तुम्हारे पास जो बिल्डिंग थी उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 90,000। इसको तुम डिवाइड कर दो डायरेक्टली 20 से, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कोई सवाल के अंदर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,500 का। कितना आंसर आ जाएगा, 4,500 का। तो ये 4,500 की इस साल की डेप्रिसिएशन है, ये कहाँ रिकॉर्ड करोगे, इस साल इनकम स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी। और जब बैलेंस शीट बना रहे होगे तो 13,500 के अंदर 4,500 को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। क्या कर लोगे, ऐड करके अब बताओगे कि मेरा एसेट जो बिल्डिंग है वो अब तक टोटल इतना डेप्रिशिएट हो चुका है। आगे आ जाए। अगली एडजस्टमेंट में वो क्या बोलता है आपको, अगली एडजस्टमेंट के अंदर वो बोलता है कि यार आपकी जो शॉप है,
शॉप फिक्चर्स एट 15% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बोलता है जो शॉप फिक्चर्स है ना, उन पे 15% की डेप्रिसिएशन चार्ज करना। अब तुम्हारे शॉप फिक्चर्स हो कितने के गए थे? 32,000 के हो गए थे। तो अब तुम लोगों ने क्या करना है, 32,000 के जो तुम्हारे शॉप फिक्चर्स है, इसके ऊपर तुमने परसेंटेज चार्ज करनी है। परसेंटेज कितनी थी मैं भूल गया, परसेंटेज इज 15% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कॉस्ट कितनी हो चुकी है? कॉस्ट हो चुकी है अब 32,000। सर 32 क्यों, 24 क्यों नहीं? बेटा 8,000 का और खरीदा था, वो रिकॉर्ड नहीं करा हुआ था, वो भी तो तुम्हारा एसेट ही है ना। तो टोटल 32 के एसेट्स हैं, उसके ऊपर आप 15% चार्ज करते हैं, तो इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगी। तो करते हैं 32,000, 32,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, इट इज 4,800। तो ये 4,800 की इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन चली जाएगी। एंड जब आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो शॉप फिक्चर्स के अंदर 4,800 की डेप्रिसिएशन और ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं जरा, अगली चीज अगर आप देखें तो वो क्या है, वो है आपके पास, कहाँ गया, ओके, कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट के बारे में उसने क्या बोला? बोलता है जो तुम्हारा कंप्यूटर इक्विपमेंट है ना, ये 30% से डेप्रिशिएट करना है आरबीएम के थ्रू। अब आरबीएम के थ्रू मतलब तुम्हें पहले नेटबुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेटबुक वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारे पास यहाँ पे ये बात पता है कि तुम्हारे पास एसेट की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 60,000। इस 60,000 में से तुम माइनस कर दो सबसे पहले तो इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो ओपनिंग गिवन है। ओपनिंग प्रोविजन कितना है, 42,000 का है। तो इसमें से कितना माइनस कर दो, 42,000 माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास एक आंसर आएगा, वो हम निकाल लेते हैं पहले। 42,000, 60,000 माइनस 42,000, सो इट इज 18,000, राइट। अब ये जो 18,000 आ गई, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं। ये जो 18,000 आ गई आपके पास, ये क्या है, नेट बुक वैल्यू आ गई आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट की। इस पे लगा देंगे आप 30%। तो भाई मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 5,400। तो ये 5,400 की डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। 5,400 इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप रिकॉर्ड कर देंगे, और साथ साथ जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उसके अंदर भी 5,400 प्रोविजन के अंदर ऐड करके रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, लोन वाली एडजस्टमेंट मैं आपको करके दे चुका था। लोन की एडजस्टमेंट बिल्कुल हम लोग करके दे चुके थे, 4,800 की ये रही। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखते हैं। अब क्या है, बोलता है नंबर 8, बोलता है जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसमें से 2,500 रुपए के इरिकवरेबल हो गए, ठीक है, एंड शुड बी रिटर्न ऑफ, और इसको आपने राइट ऑफ करना है। तो भाई बेड डेट हो गया कितने का, 2,500 का। तो आप लोग एक अपना बेड डेट रिकॉर्ड करेंगे। तो यहीं पे एक्सपेंसेस लिखते हुए एक और एक्सपेंस में लिख देता हूं, बेड डेट, और वो कितने का है, 2,500 रुपए का है। लेकिन अब दूसरा इंपैक्ट इसका कहां पड़ेगा, जो तुम्हारे ऊपर ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, इसमें से 2,500 माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, इसमें से 2,500 बेडेड हो गया तो माइनस कर दोगे। तो अब हम क्या करते हैं, 34,500 में से, 34,500 में से माइनस कर देते हैं 2,500, सो इट इज 32,000। अब तुम्हारे पास रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने बच रहे हैं, 32,000 के। तो अगर अब तुम कोई प्रोविजन चार्ज करते हो तो वो इस 32,000 पे करोगे। ठीक है। तो अब आगे आ जाओ, तो बोलता है दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन, यानी कि अब प्रोविजन कितना चार्ज करना है, 5% का चार्ज करना है। तो 5% का प्रोविजन चार्ज करते हैं। ये जो हम प्रोविजन चार्ज करेंगे तो हम लोग किस तरीके से करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ताकि आपको नजर आता रहे। चलें यहीं लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5%, जगह है हमारे पास इतनी। ठीक है। तो अब ये देखो कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है इस साल, 5% लगा के। 5% लगाते हैं जरा, 32,000 का 5 डिवाइड बाय 100, सो इट इज 1,600। तो इस साल का जो आपके पास प्रोविजन आया है वो कितना आया है, 1,600 का प्रोविजन आया है, इसके सामने ही लिख दिया। और याद रखिएगा ये जो 1,600 का प्रोविजन है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अब तुम्हें अगर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन कैलकुलेट करना है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अब तुमने ये देखना है कि तुम्हारे लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना था, 1,100। इस साल का प्रोविजन कितना आ गया है, 1,600। तो प्रोविजन बढ़ गया या कम हो गया, सर बढ़ गया। कितने से, माइनस 1,100। तो ये 500 का आपका इंक्रीज इन प्रोविजन आ गया। ये आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और ये 1,600 कहाँ जाके रिकॉर्ड होगा, आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाके। एंड दैट्स इट, ये सारी एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने कर ली। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट और डायरेक्ट जो आपकी बैलेंस शीट है वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना। सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होंगी सवाल के अंदर सेल्स। अब अगर तुम देखो तो तुम्हें सेल्स कितनी गिवन है, 4,10,000 रुपए की। लेकिन याद रखो सेल्स के साथ कुछ रिटर्न इनवर्ड्स भी हैं 15,600 की, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं 4,10,000 रुपए की। इसमें से हम सेल रिटर्न को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि 15,600 की है, और हमारे पास फिर आ जाएगा फाइनल नेट सेल्स। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली नेट सेल्स। अब हमारा ये काम खत्म हो गया।
डन। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये नेट सेल्स के बाद अब हम अगली हेडिंग डालते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग होती है। अब कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं आप ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको कितने की गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 24050 की, तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके 24050 की ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। फिर आप अगली चीज यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस। अच्छा, आप परचेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं, तो डायरेक्ट परचेजेस की वैल्यू लिखेंगे और साथ में रिटर्न आउटवर्ड से परचेज रिटर्न उसको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले परचेज लिखते हैं जो कि है 216800 की, इसमें से हम लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न जो कि है 9550 की। क्लियर हो गई बात। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अगली चीज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालने तो अच्छी बात है, ना निकालने तो बुरी बात है, लेकिन हम नहीं निकालते। तो हम डायरेक्ट अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करें तो वो 20,700 की है, तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होके, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आपके पास आ रही है वो ये रही। डन। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को सबट्रैक्ट कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 183,800 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। वंस आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, अब आप देखो कि क्या आपके पास कोई अदर इनकम थी, तो हाँ, हम जब सवाल पढ़ रहे थे तो सवाल पढ़ते हुए हमें रेंट रिसीवेबल नजर आया था, याद करें। और जो आपका रेंट रिसीवेबल था वो 15,000 का था, जिसमें 3,000 का अक्रूड था, तो इन दोनों को आपस में ऐड करके 18,000 रुपए का रेंट मैंने शो करना है अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो मैं लिखूंगा अदर इनकम्स और उसके अंदर रेंट रिसीवेबल 15,000 का पहले से था, 3,000 का अक्रूड है, ये मैं रिसीव कर चुका, ये मैंने रिसीव करना है, तो ये मेरा करंट एसेट भी होगा आगे जाके। और इन दोनों का टोटल 18,000 होगा, और इस 18,000 को मैं ऐड कर दूंगा अपने ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। तो मैंने यहां पे उठाया इसको, 18,000 को ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया। तो ये हम लोगों का जो आधा पार्ट है इनकम स्टेटमेंट का, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये सारी चीजें हमारी क्लियर होती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए अब हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं। अदर एक्सपेंसेस लिखना ज्यादा बेहतर रहता है सोल ट्रेडर के ऊपर, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख दें तो चलता है। तो अब आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग सवाल को देखना शुरू करें तो यार हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला एक्सपेंस नजर आ रहा है वो एडमिन एक्सपेंस नजर आ रहा है। अभी जो एडमिन एक्सपेंस है ये कितने का है, 71,000 का है। तो ये 71,000 का स्ट्रेट अवे, क्योंकि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, होती तो मैंने आगे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करी हुई होती। कुछ भी नहीं है, तो एडमिन एक्सपेंसेस में क्या करूंगा, डायरेक्टली लाके रिकॉर्ड कर दूंगा 71,000 के। क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे आ जाए तो जो आपके पास अगला एक्सपेंस है वो है इंश्योरेंस, और उसका भी कोई अक्रूड प्रीपेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा 6800 का इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूंगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस के आगे अगर आप आ जाएं तो अगला एक्सपेंस कौन सा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद अगली चीज है इनकम, जो कि हम रिकॉर्ड कर चुके। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कितने की है, 10200 की है, इसका भी कोई अक्रूड प्रीपेड नहीं था, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेते हैं 102,300 का। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो अगला जो आपको एक्सपेंस दिया हुआ है वो स्टाफ सैलरीज दिया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, स्टाफ सैलरीज में 8,000 रुपए बिग की ड्रॉइंग्स इंक्लूडेड थी, तो मैंने 8,000 रुपए यहां से निकाला था और यहां ले जाके बिग की ड्रॉइंग्स के अंदर 8,000 रुपए ऐड कर दिया था। डन। तो यहां पे मैं इसको एडजस्ट करूंगा और एग्जामिनर को शो करूंगा ऐसे सामने लिख के कि भाई 59,700 में से 8,000 बिग की ड्रॉइंग्स है वो मैंने हटा दी, और जैसे ही मैंने वो हटा दी तो 51,700 का मेरे पास स्टाफ वेजेस का एक्सपेंस आ गया। स्टाफ वेजेस के बाद अगली चीज अगर आप देखें तो एडवर्टाइजिंग है, उसके बारे में कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 27,500 का आप क्या करेंगे, ये डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेंगे एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बाद आप आगे आ जाए तो जर्नल एक्सपेंसेस के साथ क्या था, 14,600 के जर्नल एक्सपेंसेस थे, जिसके अंदर अक्रूड थे 5,000 रुपए के, तो वो 5,000 रुपए आप ऐड करके जर्नल एक्सपेंसेस अपने शो करेंगे, और जर्नल एक्सपेंसेस जो आप शो करेंगे वो 14,600 में 5,000 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 19,600। डन। अब जब हम लोगों ने ये वाला काम कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें और कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन नॉन करंट एसेट आ गए। तो नॉन करंट एसेट की हम लोगों ने क्या की थी, डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करी थी, राइट। तो तीनों की जो डेप्रिसिएशन है हमारे पास, वो तीनों की जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोग अपने पास यहाँ पे लाके क्या करेंगे, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास है कहाँ गया, बिल्डिंग। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमने कितनी निकाली थी, 4,500 की निकाली थी, तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ले, 4,500 की हमारी आ गई थी 90,000 डिवाइड बाय 20 करके। फिर उसके बाद अगली जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोगों ने किसकी निकाली थी, वो निकाली थी हम लोगों ने शॉप की फिटिंग्स की, और वो कितने की थी, 4,800 की आई थी, तो वो 4,800 की शॉप फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ले। वर्किंग हम पीछे कर चुके, लेकिन सामने वर्किंग शो करना लाजमी होता है, वरना एग्जामिनर नाराज होता है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो हमारे पास नॉन करेंट एसेट था वो था कंप्यूटर, और कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन भी हमने निकाल ली थी, तो वो भी हम लाके रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन थी 5,400 की आ रही थी मेरे ख्याल से हमारे पास, ठीक है जी, तो 5,400 की डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर ली। वंस हम लोगों ने सारी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लिया, तो एक और चीज यहाँ पे फिर हमें नजर आई, डिस्पोजल अकाउंट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ था, लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का, 6,000 का, तो इस डिस्पोजल के लॉस को भी आप रिकॉर्ड करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में। फिर लॉस ऑन डिस्पोजल से जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे और आपको क्या एक्सपेंस नजर आता है, देखें। फिर उसके बाद जो है ना
नीचे ट्रेड रिसीवेबल्स में मुझे नजर आ रहा है 2500 मैंने माइनस करा था, क्यों? क्योंकि एक बेड डेट हुआ था, तो 2500 का बेड डेट रिकॉर्ड कर ले। अब जब आपने बेड डेट रिकॉर्ड कर लिया तो आपका इंक्रीज या डिक्रीज इन पीबीडी भी हुआ था। अब इंक्रीज या डिक्रीज इन पीबीडी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 500 का इंक्रीज हो रहा था, इस साल का 1600 का पीबीडी था और लास्ट ईयर का 1100 का पीबीडी था, तो 1600 माइनस 1100 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो आ रहा है 500 का। फिर एक एक्सपेंस रह गया, वो जो कि बैंक लोन का इंटरेस्ट था। तो बैंक लोन मैंने कितना लिया हुआ था? 60,000 का। उस पे 8% में इंटरेस्ट देता था, तो इंटरेस्ट कितना बनता था? 4800 का। तो बैंक लोन का एक इंटरेस्ट है, उसको भी लाके रिकॉर्ड कर ले। एंड देन ये डेट शीट, मेरे सारे एक्सपेंसेस आ गए, और अब मैं क्या करूंगा? इन सब का टोटल निकाल लूंगा। इन सब का क्या करूंगा? टोटल निकाल लूंगा। तो इन सब का टोटल बनेगा 215,300 का। और ये 215,300 का टोटल बन रहा है, इसको मैं माइनस कर दूंगा किसमें से? ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर एडिंग इनकम। नीचे 215 आ रहा है और इधर 201 आ रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा ना, वो नेगेटिव आंसर आएगा। ये छोटी वैल्यू है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इसका मतलब मैंने क्या करना है? मैंने अब कैलकुलेट करना है, तो मेरा जो आंसर आएगा उसको मैं कहूंगा नेट लॉस। और नेट लॉस मेरा कितने का बन जाएगा? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 13,500। तो ये 13,500 को तुम्हारा क्या है इस बार? नेट लॉस। ये हम लोगों ने काफी सारे सवाल करे, जिसमें मेरे ख्याल से पहले सवाल में मुझे नेट लॉस नजर आया है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है? अब हम लोगों ने जब इनकम स्टेटमेंट बना ली, अब आप देख लें, ये रही इनकम स्टेटमेंट, यहां से शुरू करी थी आपने, और यहां लाके आपने इनकम स्टेटमेंट का इख्तिताम करा। और अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले तो आते ही नॉन करेंट एसेट है। तो नॉन करेंट एसेट में सबसे पहला एसेट हमारे पास बिल्डिंग था, तो हम लोग बिल्डिंग को रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास बिल्डिंग कितने की है? 90,000 की कॉस्ट है, तो 90,000 की कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? उसकी अब तक की डेप्रिसिएशन। तो अब तक वो कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? 13,500 प्लस 4,500, दोनों को ऐड करेंगे और रिकॉर्ड कर देंगे, जो बन जाएगा 18,000। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, वही बच्चों वाला काम। उसके बाद फिर अगला जो आपके पास एसेट है वो कौन सा है? वो आपके पास है शॉप फिक्सचर्स। शॉप फिक्सचर्स जो है वो कितने के हैं? वो आपके पास हो गए थे 32,000 के। तो इनकी कॉस्ट पहले आप रिकॉर्ड करेंगे 32,000 की, और फिर इनकी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि 14,000 प्लस 4,800 करके 18,800 बन जाएगा, वो आप रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, और वो आ जाएगी 13,200 की। क्लियर? फिर उसके बाद आप अगला एसेट पे आ जाए, तो आपके पास जो अगला एसेट है वो कंप्यूटर था। और कंप्यूटर की अगर आप कॉस्ट देखें तो वो कितनी है? कॉस्ट वाज 60,000। कॉस्ट वाज 60,000, तो कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, वो 60,000 आप रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद फिर आपका अब तक कंप्यूटर कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? 42 प्लस 5,400, तो दोनों को ऐड करके इसका प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे 47,400 का। और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ गई। फिर क्या करना है? इन तीनों को आपस में ऐड करना है। इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो टोटल नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके पास। तो इन तीनों को ऐड करके 97,800 की टोटल अमाउंट बन रही है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जो कि करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट में सबसे पहला कौन सा आता था? सर करंट एसेट में सबसे पहला हम क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखते हैं। अब देखो कितना इजी लग रहे होंगे सवाल के, हाँ यार अब कोई इतनी टेंशन नहीं है। अदर वो सॉरी करंट एसेट में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी, जो कि है 20,700 का। फिर उसके बाद आप मेंशन करेंगे अदर रिसीवेबल्स। अब आप आपने अदर रिसीवेबल्स देखें, वो सॉरी पहले ट्रेड रिसीवेबल्स मेंशन करें। तो ट्रेड रिसीवेबल्स अगर आप देखें तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? ये रहे 32,000 के, एडजस्ट होके बने 34 के थे, 2500 का बेडेड हो गया, तो पहले ट्रेड रिसीवेबल्स मेंशन कर लें अपने पास। ठीक है, और ये 32,000 के आ जाएंगे। इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि 1600 का आया था, वो आप माइनस कर लें। तो यहाँ पे माइनस करें 1600 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद आप लिखेंगे अदर रिसीवेबल्स। अब अदर रिसीवेबल्स में आता क्या क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स। अब अगर आप आगे देंगे सवाल के अंदर, तो हमारे पास क्या क्या था? कुछ प्रीपेड एक्सपेंस मेरे पास कहाँ पे था? प्रीपेड एक्सपेंस कहीं पे दिया हुआ है, रेंट रिसीबल ओइंग। एक तो मेरे पास ये है रेंट रिसीबल ओइंग, इसके अलावा मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी नहीं है पूरे सवाल में। सिर्फ मेरे पास एक अक्रूड इनकम है, तो अक्रूड इनकम भी रिसीवेबल होता है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लाके डायरेक्टली अक्रूड इनकम को रिकॉर्ड कर लूंगा 3,000 की। डन। फिर उसके बाद अगली चीज में क्या देखूंगा? अपना बैंक शैंक। तो बैंक वगैरह जो था, बैंक कैश इन बैंक जो था मेरे पास, वो दिया हुआ था ये, जिसमें से मैंने 20,500 में से 8,000 रुपए का कुछ खरीदा था, फिक्चर्स खरीदे थे मेरे ख्याल से। और अब मेरा बैंक कितना बचेगा? 12,500 का। तो मैं बैंक शो करूंगा 12,500 का। एंड दैट सेड, ये मेरे सारे करंट एसेट्स हो गए। इन सबको आपस में ऐड करूंगा, और ये जो मेरे पास डाउटफुल डेट है इसको माइनस करूंगा, तो मेरे पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे, और वो आ रहे हैं 66600 के। अब मैं नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जब आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। और टोटल एसेट्स कैसे आएंगे? इन दोनों को आपस में ऐड करके। तो इन दोनों को मैं आपस में ऐड करूंगा तो 164400 मेरे टोटल एसेट्स भी आ गए। अब मैंने क्या करना है? अगली चीज,
अब मैं इधर एक हेडिंग बनाऊंगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी की। अब टोटल इक्विटी और लायबिलिटी की जब मैं हेडिंग बनाऊंगा तो इधर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, जो कि मुझे सवाल के अंदर गिवन है कितने का, लाख रुपए का। तो यहाँ लाके मैं लिख दूंगा लाख रुपए का। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट, जो कि मैं ऊपर निकाल चुका। इस बार नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस आया है 13,500 का। तो नेट लॉस को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, नेट लॉस को मैं यहाँ पे लाके रिकॉर्ड करूंगा इस तरीके से कि यहाँ पे कैपिटल के नीचे उस वैल्यू को माइनस कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं कुछ ड्राइंग्स रिकॉर्ड करूंगा। अब ड्राइंग्स कितनी रिकॉर्ड करूंगा, 9,500 की पहले से थी और 8,000 की ड्राइंग्स जो कि मैंने ऊपर कहीं ऐड कर दी थी स्टाफ सैलरीज के अंदर, तो वहां से मैंने माइनस करी और यहाँ लाके ऐड कर दिया। तो इन दोनों का टोटल जो होगा वो मेरी ड्राइंग्स बन जाएंगी। अब ठीक हो गया, तो इन दोनों को ऐड करें और ये ड्राइंग्स आ गई। अब आपके पास कैपिटल है, ये लॉस है, ये ड्राइंग्स है, इस सबको आपस में एडजस्ट करें। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा और वो कितना आ रहा है, 69,000। सर अब क्या लिखेंगे, अब बेटा आप देखो कि आपके पास कोई लोन वगैरह था। सर हमारे पास एक लोन था। अब जरा देखें, लोन कब का है, ये रहा 60,000 रुपए का। क्या आप ये बात मानते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? हाँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है, फरवरी 2017 में, ठीक है। और तुमने ये लोन पे कब करना है, दिसंबर 2017 में। यानी कि ये जो अब साल शुरू हो चुका है, यानी कि जैसे ही अब अगला साल ये शुरू हो रहा है, जैसे ही ये फॉलोइंग ईयर शुरू हो रहा है, तो इस फॉलोइंग ईयर के अंदर तुमने इस लोन को पे करना है। तो अब ये तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटी नहीं रहेगा, बल्कि ये लोन लोन अब तुम्हारी करंट लायबिलिटी बन जाएगा। ये लोन अब क्या बन जाएगा, तुम्हारी करंट लायबिलिटी। सर कैसे, दोबारा समझाएं। देखो, ये तुम्हारा ईयर एंड हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग जब तुम कर रहे हो तो कौन सा ईयर के अंदर अकाउंटिंग, ये इस साल के अकाउंट्स तुम कब बनाओगे, सर हम इससे अगले साल बनाएंगे, यानी कि 1 मार्च 2017 से लेके आपकी 29 फरवरी आएगा 2017, ये अकाउंटिंग पीरियड में तुम अकाउंटिंग कर रहे होगे। क्यों सर, क्योंकि ये पिछले साल के, ये इस साल के जो भी अकाउंटिंग है ये बनना कब शुरू होगी, जब साल खत्म होता है। तो साल खत्म होते ही अगला साल शुरू हो चुका, तो हम अगले साल में पिछले साल की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं एक तरीके से। अगर आप इसको ऐसे समझ ले, भी आसानी के लिए समझा रहा हूं मैं, ठीक है। आपके लेवल पे बहुत सिंपल कर रहा हूं कि यार आज अगर 31 दिसंबर हो गई तो आज क्लोजिंग हो गई, अब मैं 1 जनवरी से अकाउंटिंग बनाना शुरू करूंगा ना इस साल की, ठीक है। सेल्स वगैरह सारी चीजें मुझे अब पता लगी हैं, अब मैं बनाना शुरू करूंगा, तो मैं फॉलोइंग ईयर में बना रहा हूं। अब मुझे ये बात पता है कि यार मैंने इसी साल ये लोन पे ऑफ कर देना है दिसंबर 2017 में, तो ये मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं रहेगा। और इसको अपने लिए बहुत आसान कर लो कि कोई भी लोन जो तुमने फॉलोइंग ईयर में पे करना है वो तुम्हारी करंट लायबिलिटी बन जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं रहता। तो इसको मैं नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर मेंशन नहीं करूंगा, बल्कि डायरेक्ट हेडिंग डालूंगा करंट लायबिलिटीज की, और अपनी करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा। अब मेरे पास करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या है, ट्रेड पेबल्स हैं 25,600 के, तो मैं 25,600 के ट्रेड पेबल्स अपने पास रिकॉर्ड कर लेता हूं। ट्रेड पेबल्स के बाद में अदर पेबल्स रिकॉर्ड करूंगा। अब अदर पेबल्स में क्या रिकॉर्ड होता है, अक्रूड एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम। सवाल में कोई प्रीपेड इनकम तो नहीं थी, लेकिन कुछ अक्रूड एक्सपेंसेस मुझे नजर आए थे। सबसे पहला मुझे नजर आ रहा है जर्नल एक्सपेंसेस ओइंग, ठीक है। दूसरा मुझे नजर आ रहा है आपके पास एक बैंक इंटरेस्ट था जो आपने पे नहीं किया हुआ था। तो आप आके देखें, एक आपके पास बैंक इंटरेस्ट है जो आपने पे नहीं किया हुआ था 4800 का, ये आपकी एक करंट लायबिलिटी है, डन। क्योंकि ये आपका अदर पेबल है, और एक आपने जर्नल एक्सपेंस पे नहीं किया हुआ था, तो दो आपके करंट लायबिलिटीज बन जाएंगे। तो इन दोनों को, ये दोनों करंट लायबिलिटीज को आप रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे ले जाके, यहीं पे ही अदर पेबल्स के अंदर। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4800 प्लस 5000, तो ये बन जाएगा 9800। ये क्या है, लोन इंटरेस्ट जो तुमने अभी तक पे नहीं किया है, ये क्या है, जर्नल एक्सपेंस जो तुमने अभी तक पे नहीं किया। तो दोनों क्या बन गए, तुम्हारे करंट लायबिलिटी बन गए। फिर उसके बाद सवाल के अंदर आप आगे आए तो अब आपको और क्या चीज नजर आ रही है, एक बैंक लोन था जो कि अब आपका क्या बन चुका है, करंट लायबिलिटी। तो बैंक लोन भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 60,000 का। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये बैंक आपने लोन दिसंबर 2017 में पे कर देना है, यानी इसी साल पे कर देना है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी बन चुका है, डन। अब आपने क्या करना है, इन सबको आपस में ऐड करना है और आपके पास एक टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ जाएंगी। और वो कितनी आ जाएंगी, 164,400। अब अगर आप नोटिस करें तो आपकी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज इक्वल है आपके टोटल एसेट्स के। तो ये भी आपने कंप्लीट पूरी एक बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना ली। याद रखें, हम लोगों ने कैसे शुरू करा था सवाल को, ये रही इनकम स्टेटमेंट, ये रहा इनकम स्टेटमेंट का पहला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये रहा उसका बाकी का रिमेनिंग पार्ट, फिर ये रहा आपके पास नॉन करेंट एसेट, और उसके बाद फिर ये आपके पास बैलेंस शीट का लास्ट पार्ट। क्लियर? तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अब बिल्कुल क्लियर होगा, इसके अंदर भी आपको कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन नहीं होगी। और इंशाल्लाह मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।